चेंज हुआ है, इसको रिप्रेजेंट करता है आपका एक्टिविटी। वॉल्यूम चेंज को कौन रिप्रेजेंट करता है? एक्टिविटी। तो इसमें लिखिएगा एक्टिविटी की अगर बात करें डेफिनेशन, तो द बिहेवियर ऑफ क्ले विद द बिहेवियर ऑफ क्ले with change in water content with change in water content with change in water content is influenced by the presence of is influenced by the presence of is influenced by the presence of magnitude and type of clay mineral. Magnitude and type of clay minerals. The behavior of clay, क्ले का बिहेवियर मतलब वॉल्यूम चेंज को रिप्रेजेंट करता है। इसको रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम चेंज को। एक्टिविटी विल रिप्रेजेंट द चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम को शो करता है। द बिहेवियर ऑफ क्ले विद चेंज इन वाटर कंटेंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट के कॉरस्पॉन्डिंग बाय इन्फ्लुएंस, किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है? बाय द प्रेजेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टाइप ऑफ क्ले मिनरल। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड टाइप ऑफ क्ले मिनरल। तो लिखिएगा एक्टिविटी, अगर चाहो तो शॉर्ट में इसको क्या लिख सकते हैं? इट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम चेंज। क्या शो करता है? दी वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज को शो करता है। इट रिप्रेजेंट दी वॉल्यूम चेंज। क्लियर हुआ? इट रिप्रेजेंट दी वॉल्यूम चेंज। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए फास्ट। ये है अपना आज की क्लास का फर्स्ट टॉपिक एक्टिविटी। ये वॉल्यूम चेंज को रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटी। इस पे आपका गेट में न्यूमेरिकल भी आता है और बड़ा इजी सा न्यूमेरिकल। एक्टिविटी अगर कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला होता है AC इज इक्वल टू IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय द परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल। क्या होता है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय द परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स। इट इज रिप्रेजेंटेड एज द एक्टिविटी। इसका रेशियो होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल। तो लिखिएगा AC is the IP, the ratio of IP means plasticity index divided by the percentage of clay particle, percentage of clay particle, जिनकी साइज क्या होगी? जिनकी साइज क्या होगी? क्ले पार्टिकल हैविंग साइज लेस देन 0.00, लेस देन 0.002। तो ये है आपका फॉर्मूला AC कैलकुलेट करने का, एक्टिविटी को कैलकुलेट करने का। नोट करिएगा और नोट करके डन करिएगा। फर्स्ट टॉपिक है आज का एक्टिविटी और डेफिनेशन लिख रखा है, ये वॉल्यूम चेंज को रिप्रेजेंट करता है। और अगर न्यूमेरिकल आता है यू कैन यूज दिस फॉर्मूला AC इज इक्वल टू IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय द परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल। परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल को क्या करता है? शो करता है। क्लियर है? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपने क्या देखा? एक्टिविटी रिप्रेजेंट दी वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज को रिप्रेजेंट करता है। नोट करते ही डन करिएगा। तो आएंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। नोट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इसमें गेट पे न्यूमेरिकल आता है, 1 मार्क्स में पूछ सकता है क्योंकि इजी सा है। बस फॉर्मूला पुटिंग है। IP मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। क्या होता है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट एंड द परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल, ये हैविंग साइज लेस देन 0.002 या वी कैन से इट इज 2 माइक्रोन, लेस देन 2 माइक्रोन।
प्रणाली। और ये जो फॉर्मूला था, इट इज गिवन बाय स्कैम्पटन्स, किन्होंने दिया था? बाय स्कैम्पटन्स। स्कैम्पटन्स कौन है? साइंटिस्ट हैं, ठीक है, बाय स्कैम्पटन। इट इज गिवन बाय स्कैम्पटन्स। तो एक्टिविटी का फॉर्मूला किन्होंने दिया था? स्कैम्पटन्स ने दिया था। IP, plasticity index, it is called plasticity index, and this is called the percentage of clay particle having size less than 0.002, or we can say 2 micron। तो क्वेश्चंस में आपको दे रखा होगा प्लास्टिक इंडेक्स, अगर नहीं दे रखा है तो आपको गिवन होगा लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। WL माइनस WP करोगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका IP, और परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल दे रखा होगा जिनकी साइज लेस देन 2 माइक्रोन है। 30% या 45% जितना भी हो वो यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ से आपका एक्टिविटी निकल जाएगा। अब एक्टिविटी की आते हैं टेबल पे। टेबल कई बार एग्जामिनेशन के अंदर कुछ जो वर्ड्स ऐसे बोल दिया कि एक्टिविटी कैलकुलेट करिए, बताइए सॉइल कैसी है, एक्टिव है, इनएक्टिव है, ठीक है, या नॉर्मल एक्टिव है। क्या बोल दिया आपको कि फॉर्मूला आपने पुट करा, आपको फॉर्मूला आता है, आपने वैल्यूज पुट करी, आपका आंसर आ गया, बट वो ये नहीं पूछ रहा कि आंसर कितना है, वो पूछ रहा है कि यू कैन डिटरमाइन वेदर दी सॉइल इज एक्टिव, नॉर्मल एक्टिव या इनएक्टिव। तो सॉइल कैसी है, एक्टिव है, नॉर्मल एक्टिव है, इनएक्टिव है, तो उसके लिए टेबल नोट हो गया प्रणाली। अब आते हैं अपन टेबल के ऊपर, देखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं टेबल। यहाँ पे लिख रहे हैं एक्टिविटी वैल्यू, एक्टिविटी वैल्यू, एक्टिविटी वैल्यू कितना? लेस देन 0.75, 0.75 से 1.25 एंड ग्रेटर देन 1.25। क्लियर हुआ? ये हमारी एक्टिविटी वैल्यू है। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या बताना है कि टाइप ऑफ सॉइल डिफाइन करना है। अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी वैल्यू, द टाइप ऑफ सॉइल या नेचर ऑफ सॉइल, सॉइल का नेचर कैसा होगा। अगर हमारी वैल्यू, इफ द वैल्यू इज लेस देन 0.75, अगर वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0.75, या फिर वैल्यू 0.75 से 1.25 है, या ग्रेटर देन 1.25 है, तो उस टाइम में क्या लिखना है? लेस देन, तो ये बोलेंगे इनएक्टिव। इनएक्टिव, ये हो गई नॉर्मल एक्टिव, और ये हो गई एक्टिव। अगर सॉइल एक्टिव है, अगर सॉइल कैसी है? एक्टिव है, तो एक्टिव सॉइल के केस में हमें क्या करना होगा? फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट नहीं करनी है। एक्टिव सॉइल, और इन केस ऑफ एक्टिव सॉइल हमें फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट नहीं करनी। लेट हो गए। नोट करिएगा, एक्टिविटी वैल्यू है, और एक साइड में नेचर ऑफ सॉइल है, और एक साइड में एक्टिविटी वैल्यू। ग्रेटर देन 0.75, 0.75 टू 1.25, एंड 1.25 से ग्रेटर। ठीक है, लेट हो गया आज। हम्म ये लिख लीजिए जो भी आए। एक्टिविटी स्टार्ट किया आज का टॉपिक, इसको नोट करके रन करिएगा, और कोई डाउट है तो पूछेगा। एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है आपका वॉल्यूम चेंज को। इट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम चेंज इन द सॉइल मास, और द बिहेवियर ऑफ क्ले विथ चेंज इन वाटर कंटेंट। एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है IP अपॉन में परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स, IP अपॉन में परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल, ये होता है एक्टिविटी का फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट में ये देखिएगा, एक्टिविटी की टेबल है अकॉर्डिंग टू दी प्लास्टिसिटी इंडेक्स और परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल के बीच में।
ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है कोलैप्सिबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कोलैप्सिबिलिटी। कोलैप्सिबिलिटी, अगर हम बात करें कोलैप्सिबिलिटी की, तो कोलैप्सिबिलिटी क्या होता है? कोलैप्सिबिलिटी का मतलब होता है कि वॉल्यूम के अंदर डिक्रीज होना। क्या होता है कोलैप्सिबिलिटी? द लार्ज डिक्रीज इन वॉल्यूम विद इंक्रीज इन वाटर कंटेंट बट विदाउट इंक्रीजिंग द प्रेशर। विदाउट इंक्रीजिंग द प्रेशर क्या होगा कि वॉल्यूम में डिक्रीज होगा, बट एक चीज क्या है उसके अंदर कि वाटर कंटेंट के चैनल पर प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। उसे बोलते हैं कोलैप्सिबिलिटी। और ये कोलैप्सिबिलिटी है, इसको कैलकुलेट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ कोलैप्सिबल पोटेंशियल। कोलैप्सिबल पोटेंशियल की टर्म में इसको कैलकुलेट किया जाएगा सीपी की टर्म्स में। ठीक है, तो नोट करिएगा कोलैप्सिबिलिटी के अंदर। कोलैप्सिबिलिटी में नोट करिएगा सॉइल विच शोज लार्ज डिक्रीज इन वॉल्यूम, large decrease in volume with increase in its water content, with increase in its water content, with increase in its water content at same pressure, at same pressure, at same pressure is termed as collapsibility. Collapsibility, ठीक है, नोट करिएगा is termed as collapsibility. ठीक है, नोट करिएगा। कोलैप्सिबिलिटी क्या है? डिक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज होगा बाय इंक्रीज इन वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट के इंक्रीज होने पर, बट प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब प्रेशर चेंज नहीं होगा। सेम प्रेशर, सेम प्रेशर पे कोलैप्सिबिलिटी। तो कोलैप्सिबिलिटी को मेजर किसे करते हैं? इट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ कोलैप्सिबल पोटेंशियल। कोलैप्सिबल पोटेंशियल की टर्म में से मेजर करेंगे। तो लिखिएगा नेक्स्ट इसके अंदर कोलैप्सिबिलिटी ऑफ सॉइल इज एनालिसिस, collapsibility of collapsibility of soil is analysis in terms of collapsible potential, in terms of collapsible potential. Collapsibility of soil is analysis in terms of collapsible potential. नोट करिएगा, नोट करके डन करिएगा। तो अभी दो टॉपिक पढ़े हैं, एक तो एक्टिविटी जो वॉल्यूम चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और फॉर्मूला आईपी अपॉन में परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल। टेबल बनाई थी 0.75 से ग्रेटर देन 0.75 से 1.25 एंड लेस देन 1.25। और इस कोलैप्सिबिलिटी फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक था जो अभी आपके सामने है, डिक्रीज इन वॉल्यूम विद इंक्रीज इन वाटर कंटेंट विदाउट चेंज इन प्रेशर। और कोलैप्सिबिलिटी करते हैं पोटेंशियल। हम देखते हैं कोलैप्सिबल पोटेंशियल क्या होता है, इतना नोट करके डन करिएगा। क्या हुआ? नोट नहीं हुआ अभी तक?
पल्लवी एंड स्नेहल। चलिए डन, वेरी गुड। अब आते हैं कोलैप्सिबल पोटेंशियल पे। कोलैप्सिबल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं सीपी से। सीपी क्या है आपका? कोलैप्सिबल कोलैप्सिबल पोटेंशियल। सीपी की अगर वैल्यू बात करें तो सीपी का फॉर्मूला लगेगा कोलैप्सिबल पोटेंशियल कैलकुलेट करने का, डेल वी बाय वी नॉट, डेल एच बाय एच, एंड डेल ई अपॉन में 1 + E0। इनमें से किसी भी फॉर्मूले का यूज करके वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोलैप्सिबल पोटेंशियल। वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोलैप्सिबल पोटेंशियल। अब यहाँ पे देखिएगा डेल वी चेंज को शो कर रहा है, चेंज इन वॉल्यूम, डेल एच चेंज इन हाइट या थिकनेस, चेंज इन हाइट लिख दीजिए या थिकनेस, बात एक ही है। फिर डेल ई इज द चेंज इन वॉइड रेशो, चेंज इन वॉइड रेशो। देन अब यहाँ पे जो भी टर्म लिखा है नॉट, ई नॉट और एच नॉट, इसको भी एच नॉट कर दो, ई नॉट, ये सभी क्या है? अगर हम बात करें वी नॉट, एच नॉट और ई नॉट, तो ये है आपका इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। क्या है? इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। आइए, तो क्या है वी नॉट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, ये इनिशियल हाइट, इनिशियल हाइट एंड इनिशियल वॉइड रेशो, इनिशियल वॉइड रेशो। डन। तो चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल से, डेल वी, डेल एच, डेल ई, ये सब चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नॉट ऑलरेडी टर्म है, डेल वी नॉट, एच नॉट, ई नॉट, ये ओरिजिनल या इनिशियल को शो कर रहे हैं। ओरिजिनल वॉल्यूम बोल सकते हो, इनिशियल वॉल्यूम बोल सकते हो, इनिशियल हाइट या इनिशियल थिकनेस, इनिशियल वॉइड रेशो। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? सीपी, सीपी इज नोन एज कोलैप्सिबल पोटेंशियल, सीपी इज नोन एज कोलैप्सिबल पोटेंशियल। इट इज मेजर्ड टू डिटरमाइनिंग दी कोलैप्सिबिलिटी, कोलैप्सिबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए इस पैरामीटर का यूज किया जाता है। क्लियर हुआ? नोट करके डन करिएगा। नोट करके डन करिएगा। फिर अपन आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। दिव्या, प्रणाली एंड स्नेहल, नोट करते ही डन करिएगा। डन, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं अपन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है आपका हेडिंग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन बोल दीजिए, पार्टिकल साइज एनालिसिस बोल दीजिए। पार्टिकल साइज एनालिसिस हमें डिटरमाइन करना है कि वेदर इट इज ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल। कोई भी आपके पास सैंपल दिया मैंने आपको, और आपको क्या करना है? डिटरमाइन करना है कि सर ये कोर्स है या फाइन है। ठीक है, तो उसको डिटरमाइन करने के मेथड्स, उसको ही बोलते हैं हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टिकल साइज एनालिसिस करते हैं। ये जो एनालिसिस होता है ये 2 टाइप्स में होता है। सबसे पहले तो होता है आपका सीव एनालिसिस और एक होता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सीव एनालिसिस जो होता है
इट इज यूज फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। एंड सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज फॉर फाइन ग्रेन सॉइल, ये फाइन ग्रेन सॉइल को एनालिसिस करने के लिए यूज किया जाता है। तो लिखिएगा, इसका फ्लो चार्ट बना देते हैं अपन ताकि ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। देखिए, पार्टिकल साइज एनालिसिस जो है वो दो पार्ट में किया जाएगा। कौन सा? सीव एनालिसिस एंड सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो लिखिएगा, चार्ट पहले देखिए फिर आराम से ड्रॉ करेगा। सीव एनालिसिस एंड सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सीव एनालिसिस एंड सेडिमेंटेशन एनालिसिस, दो तरह के एनालिसिस है, एक सीव और दूसरा सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सीव एनालिसिस, अब हम क्या बेंचमार्क मानते हैं? 75 माइक्रोन सीव का यूज करते हैं। देखिएगा, 75 माइक्रोन सीव, हमने एक सॉइल सैंपल दिया आपको, आपने उस सॉइल सैंपल को किससे सीव किया? 75 माइक्रोन सीव से आपने सीव किया। इफ द परसेंटेज रिटेन ओवर द 75 माइक्रोन सीव इज मोर देन 50%, अगर 75 माइक्रोन की सीव पे 50% से ज्यादा पार्टिकल रिटेन होते हैं, मतलब रुकते हैं, तो वी कैन से इट इज अ कोर्स ग्रेन सॉइल। और कोर्स ग्रेन सॉइल का हम क्या करेंगे? सीव एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे उसे? उसे हम कह देंगे कोर्स ग्रेन सॉइल है, कोर्स ग्रेन सॉइल। और कोर्स ग्रेन सॉइल का क्या करते हैं? सीव एनालिसिस करा जाता है। बट if the percentage retained over the 75 micron sieve is less than 50%, अगर 50% से कम है, then we can performing the sedimentation analysis। तो किसका किया जाता है? फाइन ग्रेन सॉइल का। ऑब्वियस सी बात है, अगर रिटेन हो रहे हैं 75 माइक्रोन से, सारे कोर्स ग्रेन है सॉइल, अगर पास हो रहे हैं मतलब फाइन है तभी तो पास हो रहे हैं। 75 माइक्रोन की सीव से 50% ज्यादा रिटेन होना, 50% ज्यादा पास होना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कोर्स और फाइन ग्रेन सॉइल को रिप्रेजेंट करता है। और उसी कोर्स और फाइन ग्रेन कोरस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं? उसका एनालिसिस करते हैं। अगर कोर्स है तो सी एनालिसिस, अगर फाइन ग्रेन है तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस। क्लियर हुआ? ये लिखिएगा। उसके बाद और अगर बात चले तो यहाँ पे लिख सकते हो एक ग्रेटर देन 75 माइक्रोन, बड़े पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पे लेस देन 75 माइक्रोन से स्मॉलर पार्टिकल। अब सीव एनालिसिस जो होता है, इट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स। सीव एनालिसिस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक तो होता है कोर्स सीविंग, कोर्स सीविंग एंड कोर्स सीविंग एंड फाइन सीविंग। ठीक है, कोर्स सीविंग एंड फाइन सीविंग। देन अब बात करते हैं सर, कोर्स या फाइन कैसे कहेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ 4.75 mm सीयू। अब यहाँ पे कौन सी यूज कर रहे हैं? 4.75 mm सीयू का अपन ने बेंचमार्क माना है। किसे माना है? 4.75 mm सीयू। इफ द particle retaining more than 50%, if the particle retaining more than 50% on what 4.75 mm sieve, that is classified as coarse sieving or coarse grain soil। कोर्स ग्रेन सॉइल तो यहाँ से समझ में आ गया, कोर्स सीविंग करेंगे तो अगर 4.75 mm सीव पे 50% ज्यादा पार्टिकल रिटेन हो गए, देन वी आर क्लासिफाइड एज, क्या कहेंगे उसे? कोर्स सीविंग। और वो कौन सा पार्टिकल होगा? ग्रेवल होगा, उसे क्या कहेंगे हम? ग्रेवल कहेंगे। सेकंड, but if the percentage retaining over the 4.75 mm sieve is less than 50%, मतलब पास हो गए, ठीक है। 50% से ज्यादा पार्टिकल पास हो गए तो मतलब वो फाइन सीविंग, और वो किसकी करते हैं? सैंड की करते हैं। किसकी करते हैं? सैंड की करते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे बेंचमार्क 75 माइक्रोन सीव, उससे अगर हमने एग्जामिन करा, यहाँ पे 4.75 mm सीव, उससे हमने एग्जामिन करा। क्लियर हुआ? दिस पार्ट इज ऑलरेडी डन।
तो स्टूडेंट तो कह रहे हैं कि सर यहाँ से बच रहा है, तो बताइए इससे कहाँ पे अपन का हो चुका था, लास्ट पार्ट कौन सा था, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हो गया था ना अपना। उसके बाद हम आगे होंगे क्लासिफिकेशन के ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। फिर क्लासिफिकेशन के बाद क्लासिफिकेशन भी हो गया था, तो लास्ट टॉपिक बताइए। स्टूडेंट्स कह रहे थे सर पार्टिकल साइज रिमेनिंग है, बताइए आपका कहाँ तक हो गया, फील्ड मेथड, ऑन फील्ड मेथड। ओके ओके ओके, फील्ड मेथड मतलब यूनिट वेट कोर कटर वगैरह था फील्ड मेथड वो, फील्ड मेथड फॉर परमिएबिलिटी। ओ वेरी गुड, अच्छा परमिएबिलिटी आप, ठीक ठीक ठीक, गुड। चलिए, तो आप शायद दूसरे कॉलेज के हैं, दो चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप में परमिएबिलिटी चल रहा था, गुड। चलिए, तो परमिएबिलिटी की बात करें, और परमिएबिलिटी में हम आ गए थे फील्ड मेथड पे, और फील्ड मेथड के अंदर आई थिंक अपन ने देख लिया होगा कन्फाइंड और अनकन्फाइंड, कन्फाइंड और अनकन्फाइंड के दोनों फॉर्मूले और दोनों टेस्ट हमने देख लिए होंगे, कौन से, थीम्स एंड बाय डिपिट्स, ये हो गया था अपना लास्ट टॉपिक, यही था, बाय थीम्स एंड बाय डिपिट्स परमिएबिलिटी कैलकुलेट करने के मेथड्स। पंपिंग आउट टेस्ट, लास्ट टॉपिक ये था आपका, है ना। अब आते हैं हम पंपिंग इन टेस्ट पे, है ना, वेरी गुड। तो हम आते हैं पंपिंग इन टेस्ट पे, पंपिंग इन टेस्ट पे, पंपिंग इन टेस्ट की अगर बात की जाए, तो पंपिंग इन टेस्ट, एक तो पंपिंग आउट टेस्ट था, एक पंपिंग इन टेस्ट था, ये मेथड किसके हैं, मेथड डिटरमाइनिंग द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल, परमेबिलिटी को डिटरमाइन करने के मेथड है पंपिंग इन एंड पंपिंग आउट टेस्ट। अब बात करें पंपिंग इन टेस्ट के अंदर और पंपिंग आउट टेस्ट के अंदर, तो पंपिंग आउट टेस्ट हम पढ़ चुके थे, जिसके अंदर आपको थीम्स और बाय डिपिट्स मैंने दोनों फॉर्मूले लिखवाए थे परमिटिव कैलकुलेट करने के लिए, कन्फाइंड और अनकन्फाइंड दोनों के, ठीक। उसके बाद हम आते हैं पंपिंग आउट इन टेस्ट, पंपिंग इन टेस्ट के अंदर लिखिएगा इट इज सुटेबल फॉर लो परमिएबिलिटी, इट इज सुटेबल फॉर लो permeability, it is suitable for low permeability or where adequate yield, or where adequate yield, where adequate yield may not be available, may not be available for, not be available for pumping out test। देखिए, हम बात कर रहे हैं पंपिंग इन टेस्ट की, और पंपिंग इन टेस्ट की पहला पॉइंट क्या बोलता है, जब हमारी परमेबिलिटी क्या है, लो है, मतलब फाइन ग्रेन सॉइल है जहाँ पे लो परमेबिलिटी है, लो परमेबिलिटी सॉइल जहां पे एडिक्वेट यील्ड डिस्चार्ज हमें नहीं मिलता है, तो उस कंटेक्स्ट में, उस कंडीशन में वी आर यूजिंग पंपिंग इन टेस्ट, तो हम पंपिंग इन टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। पंपिंग आउट टेस्ट जब परमेबिलिटी हमें क्या होती है, ज्यादा मिलता है, यील्ड ज्यादा मिलता है, डिस्चार्ज हमें ज्यादा मिलता है, उस कंडीशन में करते हैं। यहाँ पे जब हमारा यील्ड कम है या फिर लो परमेबिलिटी सॉइल है, तो हम क्या करेंगे, पंपिंग इन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिएगा, देर आर टू टाइप ऑफ पंपिंग इन टेस्ट, पंपिंग इन टेस्ट का मतलब है कि अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके हम क्या निकाल लेते हैं, परमेबिलिटी निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप, देर आर टू टाइप्स ऑफ पंपिंग इन टेस्ट, देर आर टू टाइप्स ऑफ पंपिंग इन टेस्ट, एक तो होता है ओपन एंड टेस्ट और एक होता है पैकर्स टेस्ट। लिखिएगा ओपन एंड टेस्ट, कौन कौन से दो मेथड होते हैं, ओपन एंड टेस्ट, and the second one is the Packer's test, PACK
PERS पैकर्स टेस्ट। डन। एक ओपन एंड, अनदर वन इज पैकर्स, दो टेस्ट होते हैं। पंपिंग इन टेस्ट लिखिएगा। नोट करके डन करिएगा। हो गया। तो पंपिंग आउट टेस्ट था, उसके अंदर थीम्स और डिप्यूट थ्योरी के थ्रू हमने फॉर्मुलेज लिखे थे उन पे गेट में। इस बार क्वेश्चन भी आया है 2 मार्क्स के अंदर, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब देखोगे तो वहां वो क्वेश्चन मिल जाएगा। और इस बार नहीं, वो रिपीटेडली आता ही है, हर एक बार छोड़ के एक बार एक वो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। अब आते हैं पंपिंग इन टेस्ट के अंदर कौन सा ओपन एंड टेस्ट। फर्स्ट लिखिएगा ओपन, ओपन एंड टेस्ट। ओपन एंड टेस्ट की अगर बात की जाए, ओपन एंड टेस्ट में एक पाइप हम संक करते हैं ग्राउंड के अंदर, और जिसमें बॉटम से वो ओपन होता है, वाटर वहां से डिस्चार्ज करेंगे और एक फ्रेश वाटर उसके अंदर डालेंगे। एक ऐसी कंडीशन हम वहां पे बनाएंगे जो एक्चुअल में कंडीशन होती है, और उसके अकॉर्डिंग हम डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे। Q डिवाइडेड बाय 5.5 H इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, परमेबिलिटी का। तो इसमें पहले कुछ पॉइंट्स लिखिएगा ओपन एंड टेस्ट के अंदर, फिर डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद उस फॉर्मूले को लिखेंगे। द वाटर फ्लो आउट ऑफ द टेस्ट होल, उसमें लिखिएगा द वाटर फ्लो out of the test, out of the test hole through the bottom test hole, through the bottom hole, bottom hole। इसमें क्या है कि वाटर फ्लो आउट ऑफ द टेस्ट होल, एक टेस्ट होल बनाएंगे, वहां से वाटर आउट करेंगे फ्रॉम द बॉटम होल, बॉटम होल से। सेकंड लिखिएगा ओपन एंड पाइप इज संक इनटू द ग्राउंड, इसमें एक पाइप इंसर्ट करते हैं ओपन एंड, जिसका एंड कैसा ओपन हो, ओपन एंड पाइप इज sunk into the ground। डन। नेक्स्ट लिखिएगा द क्लीन वाटर हैविंग टेम्परेचर, द क्लीन वाटर हैविंग टेम्परेचर greater than, the clean water having temperature greater than underground, greater than underground is added, उसको हम ऐड करते हैं, is added and discharge is measured, is added and discharge is measured। ये नोट करिएगा। ओपन एंड टेस्ट, ओपन एंड, एंड कैसा होगा सर उसका, ओपन होगा। इसमें से वाटर फ्लो आउट ऑफ द टेस्ट होल, एक टेस्ट होल बनाएंगे, उसमें वाटर को आउट करेंगे फ्रॉम द बॉटम होल। ओपन एंड पाइप हम संक करते हैं उसके अंदर, ग्राउंड के अंदर, और क्लीन वाटर जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा अंडरग्राउंड वाटर से, उसको हम ऐड करेंगे और डिस्चार्ज उसको मेजर करेंगे। तो एक क्या करते हैं, एक अन रियलिस्टिक कंडीशन नहीं, एक नेचुरल अपन आर्टिफिशियल कंडीशन वहां पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ऐसे हम सिचुएट करते हैं वहां पे, जिसके थ्रू हम इसको एनालिसिस करेंगे। इसमें एक चीज याद रखना है कि ड्यूरिंग दिस टेस्ट हेड इज केप्ट कांस्टेंट, हेड ऑफ वाटर कांस्टेंट होना चाहिए। इस टेस्ट के अकॉर्डिंग हेड ऑफ वाटर कैसा रखना चाहिए, कांस्टेंट। नोट कर लीजिएगा। ओपन एंड टेस्ट, ये पंपिंग आउट टेस्ट इन टेस्ट है,
पंपिंग इन टेस्ट का टाइप है ओपन एंड पैकर्स टेस्ट, इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं। नोट करिएगा। डन, वेरी गुड। एक और लिखिएगा, ड्यूरिंग दिस टेस्ट हेड इज केप्ट कांस्टेंट। एक और पॉइंट लिखिएगा, इज केप्ट कांस्टेंट। इस टेस्ट के अंदर हेड को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। क्या रखते हैं, कांस्टेंट। अब इसका डायग्राम देखिएगा, ये ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड लेवल में एक पाइप हम संक करते हैं, एक पाइप हम संक करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का सिस्टम होता है ऊपर, और कुछ डेप्थ पे हमारी क्या होती है, वाटर टेबल होती है। कुछ डेप्थ पे हमारी क्या होती है, वाटर टेबल एग्जिस्ट करती है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक ये डायग्राम है, ये होलो पाइप है, ओपन एंड पाइप है, और ये केसिंग है। एच जो होगा वो यहाँ से होगा, ग्राउंड लेवल से वाटर टेबल तक के बीच का हाइट को बोलते हैं एच। आर ये होगा ट्वाइस ऑफ रेडियस, मतलब डायमीटर हो गया। यहाँ से अगर बात करें कितना होना चाहिए ग्राउंड से ये ऊपर, ये 10 आर डिस्टेंस होना चाहिए, और ये भी 10 आर डिस्टेंस होना चाहिए। जिस भी पॉइंट की कोरस्पॉन्डिंग हम कंसिडर कर रहे हैं उसके 10 आर ऊपर, और मतलब बीच में उसको संक करेंगे। और ये पूरा आपका डायग्राम है, ये ग्राउंड लेवल है, ये वाटर टेबल है, ये वाटर टेबल है, और ये ग्राउंड लेवल है। फॉर्मूला परमेबिलिटी का अपॉन में 5.5 आर एच, क्यों क्या, कितना डिस्चार्ज यहाँ से हमें मिला। आर जो है वो आपका रेडियस है, और एच इज द हाइट फ्रॉम द वाटर टेबल और एट द इनलेट, टॉप वाला इसको बोलते हैं। तो लिखिएगा, आर इज द इनर रेडियस ऑफ केसिंग, आर इज द inner radius of casing, inner radius of casing, and h is the difference of level between, h is the difference of level in casing and the water table, and the water table। ठीक है, डन। ये फॉर्मूला है ओपन एंड टेस्ट का, पंपिंग इन टेस्ट है, defining the permeability k is equals to q upon में 5.5 r into h। नोट करके डन करिएगा। ये
परमेबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बाय यूजिंग दी ओपन एंड टेस्ट। ओपन एंड टेस्ट के थ्रू अगर आता है आपका क्वेश्चन तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है, यहाँ से आंसर आपका निकल के आ जाएगा परमेबिलिटी का। हो गया नोट? चले नेक्स्ट पे। यस, वेरी गुड। पैकर्स टेस्ट। पैकर्स टेस्ट नाम से ही बताया, पैकर्स टेस्ट मतलब इसको केसिंग को पैक कर देंगे। अब वाटर यहाँ पे साइड से निकलेगा। कहाँ से? साइड। वो सेक्शन को हम पैक करेंगे, पाइप को पैक करेंगे, साइड से वाटर क्या करेगा? एग्जिट करेगा, पंपिंग इन। तो यहाँ पे लिखिएगा सेकेंड टेस्ट इज पैकर्स टेस्ट। इस पैकर्स टेस्ट में लिखिएगा द वाटर फ्लो आउट थ्रू the water flow out through the side of the section, the sides of the section, sides of the section of a hollow enclosed of a hollow enclosed of a hollow enclosed between packers। एक हॉलो एनक्लोज मतलब एक हॉलो पाइप सा एक सिस्टम हम रखेंगे उस पैकर के अंदर, वहां से वाटर क्या करेगा? साइड्स ऑफ द सेक्शन से निकलेगा। डायग्राम देखते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा इस डायग्राम के थ्रू। ये हमारा ग्राउंड लेवल है और इस ग्राउंड लेवल के अंदर हम क्या करेंगे? एक केसिंग डालेंगे, एक पैकिंग डालेंगे और कुछ इस तरह की वो पैकिंग है। इस पैकिंग के अंदर बीच में एक पाइप इंसर्ट करेंगे और वो पैकिंग नीचे से कैसी होगी? हॉलो होगी। वो पैकिंग नीचे से कैसी होगी? हॉलो, परफोरेशन होंगे, ये हॉलो होगी। ठीक है, वो कैसी होगी? हॉलो होगी। और वाटर कहाँ से निकलेगा? ये साइड से। इसमें साइड से निकलेगा, ये पूरा साइड से निकलेगा वाटर, सर्कुलर है, साइड से वाटर निकलेगा। ये एल लेंथ तक परफोरेशन होता है और ये उसका रेडियस या बोल दें या डायमीटर 2r। ये हो गया आपका। एच इज दी, जहां पे वाटर टेबल होगी, सपोज करिए यहाँ पे वाटर टेबल है, तो इस एंड से लेके इस एंड से लेके कहाँ तक? जहां तक इस पाइप में वाटर है वहां से लेके जिस एंड तक यहाँ पे इस ग्राउंड के अंदर वाटर टेबल है, GWT। ये तो ग्राउंड लेवल हो गया। इसके बीच की डिस्टेंस दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल एच। इसको बोलते हैं एच। ये लेंथ ऑफ द परफोरेटेड पाइप है। ठीक है, ये लेंथ ऑफ द परफोरेटेड पाइप और ये रेडियस क्या बोल देंगे? 2r। इसका डायमीटर हो गया ये। तो लिखिएगा एल इज द लेंथ ऑफ द परफोरेटेड पाइप। लेंथ ऑफ द परफोरेटेड पाइप है ये एल। ठीक है। एच इज द डिफरेंस बिटवीन द एंट्री एंड द ग्राउंड वाटर टेबल। एच क्या है? एंट्री एंड द ground water table, entry and the groundwater table for the hole tested below the water table, for the hole tested below the water table। ये जो है एच, ये कहाँ से? वाटर टेबल से और उस पाइप का टॉप सरफेस के बीच की डिस्टेंस है, इसको एच। तो लिख रखा है डिफरेंस बिटवीन द एंट्री एंड द ग्राउंड वाटर। एंट्री और ग्राउंड वाटर
ठीक है, ये होगा आपका एच। और एल इज द लेंथ ऑफ द परफोरेटेड पाइप, ये होगी इसकी एल। इतना नोट करिए, फिर आते हैं अपन फॉर्मूले पे। नोट हो गया? चलिए अब आते हैं फॉर्मूले के ऊपर। अब आते हैं हम फॉर्मूले के ऊपर। क्या फॉर्मूला होगा? तो देखिएगा, K इज इक्वल टू Q। Q वही आपका डिस्चार्ज, Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एल एच। 2 पाई एल एच लेंथ हो गया, और वो हाइट हो गई, इंटू लॉग बेस की एल अपॉन में आर। लॉग बेस ई एल अपॉन में आर, ये फर्स्ट फॉर्मूला। Q अपॉन में 2 पाई एल एच लॉग बेस ई एल अपॉन में आर। ये कंडीशन कब है? जब लेंथ क्या हो? इफ लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आर, जब उसकी लेंथ ऑफ परफोरेशन वो क्या हो? 10 आर से ज्यादा हो। सेकंड फॉर्मूला, Q अपॉन में वही सेम, Q अपॉन में 2 पाई एल एच, यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स। साइन इनवर्स एल अपॉन में 2 आर, वहां पे आर था, यहाँ पे एल अपॉन में 2 आर। ये सेकंड फॉर्मूला है। ये सेकंड फॉर्मूला है। इफ लेंथ इज लेस देन इक्वल टू 10 आर, इफ लेंथ इज लेस देन 10 आर, अगर लेंथ 10 आर है, 10 आर से ग्रेटर देन है, तो ठीक ये फॉर्मूला लगेगा लॉग बेस ई एल बाय आर, नहीं तो साइन इनवर्स एल बाय 2 आर वाला फॉर्मूला लगेगा। नोट करिएगा। अब आते हैं लास्ट टॉपिक इसका, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। नोट कर लीजिए आप। और डन करिएगा। वेरी गुड। ठीक है, तो इन इन जो क्वेश्चंस हैं इनके चांसेस कम है, बहुत कम पूछे जाते हैं। ओपन पंपिंग आउट टेस्ट होता है, पंपिंग इन टेस्ट से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, बट फिर भी हमने देख लिया। फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी एक बेसिक है, जिसपे आपके ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो सारे फैक्टर्स पता होना चाहिए। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग अफेक्टिंग परमिएबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग परमिएबिलिटी, अभी जितने भी फैक्टर्स हैं ये सब डिपेंड करते हैं इनडायरेक्ट टेस्ट पे। इनडायरेक्ट टेस्ट आपने पढ़े? सबसे पहले हमने लैब टेस्ट देखे, लैब के बाद में आए फील्ड, और फील्ड तक पढ़े या इनडायरेक्ट भी पढ़ लिए? इनडायरेक्ट पढ़े, एलन हैजन, कोजेनी कर्मन इक्वेशन, ये सब पढ़ रखी हैं आपने या नहीं पढ़ी? इनडायरेक्ट नहीं हुए? चलो इनडायरेक्ट नहीं हुए तो पहले हम देख लेते थोड़ा सा इनडायरेक्ट टेस्ट। तो 3 टेस्ट होते हैं परमिबिलिटी के। एक तो होता है आपका फर्स्ट वन इज द लैब टेस्ट। लैब टेस्ट में कांस्टेंट हेड और वेरिएबल या फॉलिंग हेड वो देखा था। फिर हम आ गए थे
फील्ड पे। फील्ड के अंदर हमने पहले बात करी वेल हाइड्रोलिक्स की, और उसके बाद में हम आ गए किसके ऊपर, पंपिंग आउट और पंपिंग इन टेस्ट पे। अब आते हैं थर्ड जो टाइप था, इनडायरेक्ट 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 मेथड्स। इनडायरेक्ट मेथड्स क्या होते हैं? ये इक्वेशंस होती हैं जो एक्सपेरिमेंटल इक्वेशंस है, जिनका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, इनका यूज करके हम परमेबिलिटी निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल इक्वेशंस होती हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करें और एक इक्वेशन दी, तो ये आपको एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देगी। मतलब हमें एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट अगर चाहिए तो किसका यूज कर सकते हैं? इनडायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड की बात करें, सबसे फर्स्ट मेथड की हम बात करें, सबसे फर्स्ट मेथड आपका कौन सा होगा? तो वो है एलन हेजन इक्वेशन। कौन सा? फर्स्ट मेथड इज, इसकी बात करेंगे एलन हेजन। ये लिख तो लिखा लिया था हमने, एलन हेजन इक्वेशन। एलन हेजन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है परमेबिलिटी का? के इज इक्वल्स टू सी इंटू डी टेन का होल स्क्वायर। के इज इक्वल टू सी इंटू डी टेन का होल स्क्वायर। लिखिएगा सी इंटू डी टेन का होल स्क्वायर। यहाँ पे सी क्या है? सी जो है वो एलन हेजन कांस्टेंट है। सी जो है ये एलन हेजन कांस्टेंट, या कांस्टेंट भी कह सकते हैं केवल। इसकी वैल्यू होती है 100 से 150, और जनरली हमें क्या लेना होता है? अगर नहीं गिवन है तो 100। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है गेट के अंदर, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो 100 हमें लेना होता है उस वैल्यू को, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। डी टेन क्या है? डी टेन हम पढ़ चुके हैं सीयू और सीसी के अंदर, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल, ऑफ पार्टिकल किसके अंदर? सेंटीमीटर के अंदर। इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल या एलन हेजन पार्टिकल भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, नोट करिएगा। फिर हम आते हैं सेकंड पे, फर्स्ट नोट करिएगा। एलन हेजन इक्वेशन है जिसके थ्रू के इज इक्वल टू सी इंटू डी टेन का होल स्क्वायर। सी है कांस्टेंट, 100 से 150 तक वैल्यू ले सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है, और गेट में पूछा भी गया है। सी अगर नहीं था तो वहां पे 100 आपका अज्यूम करना है, और अगर जो गिवन है वो उस टाइम वैल्यू ले लेनी है। डी टेन जो है डायमीटर है, इफेक्टिव साइज बोलते हैं उसको, इफेक्टिव साइज ऑफ द पार्टिकल। इस सेंटीमीटर में पुट करना है आपको, तब आप वहां पे 100 अज्यूम करोगे। ठीक है, ये फर्स्ट हुआ। वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोजेनी करमैन इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या होती है कि देखिएगा, मुझे मेजर ऑफ दी फैक्टर्स जो हैं जो परमेबिलिटी के, वो डिपेंड है इसी इक्वेशन के ऊपर। के इज इक्वल टू 1 अपॉन में के गामा डब्ल्यू बाय म्यू, और ई क्यू अपॉन में 1 + ई इंटू डी टेन का होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूला के, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का। 1 अपॉन में के गामा डब्ल्यू बाय म्यू, ई क्यूब अपॉन में 1 + ई एंड डी टेन का होल स्क्वायर। के जो है वो कोजनी कर्मन कांस्टेंट है। Here Kk is equals to कांस्टेंट। गामा डब्ल्यू है यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये सभी को पता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। म्यू है आपकी विस्कोसिटी। अगर बात करें ई जो है, ठीक है, इफेक्ट
सब हो गया नोट? करिएगा नोट। तो दो इक्वेशन अभी हमने लिखी, एलन हैजन इक्वेशन एंड कोजनी हर्मन इक्वेशन, दोनों को नोट कर लो। और जितने भी इनके पैरामीटर्स है वो सब मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। व्हाट इज के गामा डब्ल्यू म्यू ई डी सभी नोट करके डन करिएगा। नोट करके डन, वेरी गुड। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इज कंसोलिडेशन इक्वेशन। कंसोलिडेशन इक्वेशन, अगर कंसोलिडेशन इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे लिखिएगा के इज इक्वल टू सी वी एम वी गामा डब्ल्यू। के इज इक्वल टू सी वी एम वी गामा डब्ल्यू। सी वी कोफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन, कोफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन ये कहाँ पढ़ेंगे? कंसोलिडेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, कोफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन। एम वी क्या है? कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी and gamma w is the unit weight of water। है? तो ये तीन पैरामीटर्स हैं, सीवी एम वी गामा डब्ल्यू, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी और यूनिट वेट ऑफ वाटर। नोट करिएगा, नोट करिएगा, ये आपकी कंसोलिडेशन इक्वेशन। और साथ के साथ में एक और लिखी लो, लॉर्डन्स इक्वेशन। ठीक है, LOUDANS, लॉर्डन्स इक्वेशन। लॉर्डन्स इक्वेशन लिखिएगा, लॉग के एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एन। लॉग के एस स्क्वायर ए प्लस बी एन। अब अगर बात करें एस, तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है। हियर एस इज द स्पेसिफिक सरफेस एरिया। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ठीक है, एरिया पर वॉल्यूम। फिर ए एंड बी आर दी कॉन्स्टेंट्स, ये है आपके कॉन्स्टेंट्स ए कॉमा बी है, और एन इज दी पोरोसिटी। पोरोसिटी वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर ये हो गई पोरोसिटी। लॉर्डन्स इक्वेशन, लॉग के तो पता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, एस स्क्वायर स्पेसिफिक सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, ए प्लस बी कॉन्स्टेंट ए एंड बी, एंड एन इज द पोरोसिटी। अब ये जब सब हमने पढ़ लिया, अब हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी।
ये हमारा इसका लास्ट टॉपिक है परमिबिलिटी का। क्वेश्चन आप कर रहे हैं श्रेया? क्वेश्चंस करने जरूरी है थोड़ा। लग रहे हैं क्वेश्चन बन रहे हैं? अभी तक जितना पढ़ा है क्वेश्चंस लग रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होंगे, तो उसको टेंशन नहीं लेना है थोड़ा सा। क्वेश्चंस वही हैं जो हमने यहाँ पढ़ा है, यहीं से क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होगा। बस थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, अगर कोई चीजें नहीं दे रखी तो उसको पहले कैलकुलेट करना है, फिर फॉर्मूले में पुट करना है। एट लास्ट फॉर्मूले वही लगेंगे सारे जो हमने पढ़े हैं। तो क्वेश्चंस लगाइएगा, आपको जब कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, तब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका गेन करेगा। नोट करके डन करिएगा। वेरी गुड। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग परमिएबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग परमिएबिलिटी। कौन कौन से फैक्टर्स? अब ये सारे के सारे फैक्टर्स, मेजर जो फैक्टर हैं, इट विल डिपेंड्स अपॉन द इनडायरेक्ट मेथड। सबसे पहले पार्टिकल साइज, फर्स्ट फैक्टर लिखिएगा पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज कौन सा होता है? D10। तो कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी D10 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर टाइम्स ऑफ द पार्टिकल साइज कहां से आया? चाहे एलन हेजन देख लीजिए, चाहे कोजनी कर्मन देख लीजिए। एलन हेजन C इंटू D10 का होल स्क्वायर, और कोजनी कर्मन 1 अपॉन में के गामा डब्ल्यू बाय म्यू ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई इंटू D10 का होल स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, या इफेक्टिव साइज ऑफ द पार्टिकल। डन। सेकंड अगर बात करें वॉइड रेशियो के कॉरस्पॉन्डिंग, परमेबिलिटी अफेक्ट होती है वॉइड रेशियो से भी। इसमें के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, वॉइड रेशियो का होल स्क्वायर। इसमें भी वॉइड रेशियो के होल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन सी इक्वेशन? कोजनी कर्मन इक्वेशन देखिए, ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई, तो वहां से क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर बन जाएगा, वहां से ई स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर टाइम्स ऑफ इट्स वॉइड रेशियो, स्क्वायर टाइम्स ऑफ इट्स वॉइड रेशियो। थर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल मतलब किस डायरेक्शन से वाटर पास करेगा? आइदर इट इज पास इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, मतलब अलोंग द बेडिंग प्लेन या टुवर्ड्स द बेडिंग प्लेन। पढ़ा था अपन ने कंडीशन के इक्विवेलेंट का कैलकुलेट करने का। तो उसमें के इक्विवेलेंट जो होगा एक्स डायरेक्शन, इट शुड बी ग्रेटर देन द के इक्विवेलेंट इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, ये थर्ड हो गया। याद आया? परमिबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा था, क्वेश्चन भी करा था कि इक्विवेलेंट परमिबिलिटी जो होगी एक्स में ज्यादा होगी वाई से, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है। फोर्थ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पे। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये कहां रिलेट करें? कोजनी कर्मन इक्वेशन के अंदर हमने क्या देखा था कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा डब्ल्यू बाय म्यू। देखा था 1 अपॉन में के गामा डब्ल्यू बाय म्यू ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई इंटू D10 होल स्क्वायर। गामा डब्ल्यू बाय म्यू तो किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पे। मतलब अगर विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, अगर विस्कोसिटी मतलब रेजिस्टेंस होता है सर, अगर विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है परमिबिलिटी डिक्रीज होगी। इसको हटाओ एक बार साइड में। अगर जो फ्लूइड जिस भी सॉइल मास में से पास कर रहा है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, परमिबिलिटी क्या होगी सर? ऑब्वियस सी बात है कम ही हो जाएगी। विस्कोसिटी क्या होता है? रेजिस्टेंस को शो करता है। ठीक है, तो विस्कस कौन है? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन इज मोर विस्कस एज कम्पेयर टू वाटर। ग्लिसरीन अगर आपने क्या किया, फ्लो कराया, तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी या फिर आपके वाटर की होगी? बताइएगा। ग्लिसरीन अगर आपने सॉइल में से फ्लो कराया है तो किसकी विस्कोस अब किसकी परमिबिलिटी ज्यादा होगी? ग्लिसरीन की ज्यादा होगी या वाटर की होगी? हम्म, वाटर की, बिल्कुल, क्योंकि ग्लिसरीन आर मोर विस्कस, तो विस्कोसिटी बढ़ेगी तो परमिबिलिटी क्या हो रही है सर? कम हो रही है। तो यही हो गया, के इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। अगर विस्कोसिटी बढ़ेगी तो परमेबिलिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। अगर विस्कोसिटी बढ़ेगी तो परमेबिलिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। और वाइस वर्सा, अगर विस्कोसिटी कम होगी तो परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है। फिफ्थ अगर बात करें तो टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर सीधी सी बात है कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो परमेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, कैसे रिलेट करें, अगर आपने ये तो अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। क्या बोल रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन है सर, इनवर्स रिलेशन है। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सर विस्कोसिटी कम हो जाती है, और अगर सर कम हो गई तो परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने पे परमेबिलिटी क्या होगी सर, इंक्रीज हो गई। इससे देख लो, टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो विस्कोसिटी कम होगी, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो विस्कोसिटी कम होगी। विस्कोसिटी अगर कम हुई तो परमेबिलिटी, इनडायरेक्टली हम किसको देख रहे हैं, टी और परमेबिलिटी को देख रहे हैं। हमने क्या देखा कि टेम्परेचर के बढ़ने पर आपकी परमेबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ये वाली पॉइंट क्लियर हुए, लास्ट सेकंड लास्ट दोनों पॉइंट ये थोड़े से हैं, बाकी तो उस फॉर्मूले में भेज दें। वेरी गुड, इतना नोट करके डन करिएगा। फिर अपन आते हैं और फैक्टर हैं, अभी तो काफी फैक्टर हैं इसमें। चलिए, वेरी गुड। इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर। सिंपल सी बात है कि सर अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी क्या होगा, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर। अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वाटर के अंदर तो क्या करेंगी, किसी भी सॉइल मास के अंदर से अगर जो वाटर फ्लो कर रहा है उसमें इम्प्योरिटीज है तो इम्प्योरिटीज विल ब्लॉक दी वॉइड्स ऑफ द सॉइल मास। अगर वॉइड्स को उसने ब्लॉक किया इट मींस जो फ्लो पाथ था वो रिड्यूस हो गया। फ्लो पाथ अगर रिड्यूस हुआ मतलब परमेबिलिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, परमेबिलिटी क्या होगी सर, रिड्यूस होगी। क्लियर हुआ, तो लिखिएगा इसके अंदर impurities will block the voids, impurities will block the voids of a soil mass, hence permeability, hence permeability will reduces, permeability will reduces। अगर impurities will block the void, अगर void को block करती हैं तो permeability क्या होगी, reduce हो जाएंगी। ये तो हमें क्लियर हुआ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन की अगर बात की जाए तो तीन सॉइल ले रहा हूं, आप बताइएगा किसके अंदर परमेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, एक तरह से क्वेश्चन ही समझिएगा। सैचुरेटेड, पार्शियल सैचुरेटेड और ड्राई। ड्राई कौन सी सॉइल है, सैचुरेटेड सॉइल, सेकंड पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, और ड्राई सॉइल। सैचुरेटेड, पार्शियली सैचुरेटेड और ड्राई सॉइल, बताइएगा परमिएबिलिटी किस सॉइल में सबसे ज्यादा होगी, परमिएबिलिटी किस सॉइल में सबसे ज्यादा होगी। ये तीन आपके सामने, सैचुरेटेड, पार्शियल सैचुरेटेड एंड ड्राई। सैचुरेटेड में, वेरी गुड। ये तो आपने बता दिया सैचुरेटेड में। अब रीजन देखिए, या तो आपको पता होगा तो अच्छी बात है। यहां लिख रहा हूं मैं मैक्सिमम परमिएबिलिटी।
और ड्राई में लिख देते हैं मिनिमम परमिएबिलिटी। देखिए, अगर हम सैचुरेटेड सॉइल मास की बात कर रहे हैं, तो जब न्यू वाटर जब उसमें एंटर करेगा, वाटर को ही तो फ्लो करा ना, परमिबिलिटी का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल मास। तो जब न्यू वाटर एंटर करेगा तो डायरेक्टली जो वाटर है, सैचुरेट का मतलब 100 वाइड है, तो 100 के 100 वाइड में क्या है सर, वाटर है। जैसे न्यू वाटर एंटर करेगा तो पहला वाला वाटर एग्जिट कर जाएगा। पार्शली सैचुरेटेड में क्या होगा कि 100 में से 70 के अंदर वाटर, 30 के अंदर एयर है, तो वाटर आया तो पहले उन 30 वर्ड्स को फिल करेगा, उसके बाद वो जाएगा, तो परमिबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। और ड्राई की बात करें तो सबसे पहले वाटर आया, पहले सारे वर्ड्स 100 के 100 वर्ड फिल करेगा, उसके बाद जाएगा, तो उसकी परमिबिलिटी और कम हो। बात समझ में आई? तो सैचुरेट की परमिबिलिटी ज्यादा होगी, फिर पार्शली सैचुरेट की, और फिर ड्राई की। क्लियर? नोट करिएगा और डन करें। रीजन समझ में आया कि क्यों ऐसा, वाई? अब एक और लिखिएगा, पार्टिकल शेप, और बताइएगा मुझे कि पार्टिकल की शेप कैसे डिपेंडेंट है। कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो हमने यहाँ नहीं पढ़ रखी हो। पार्टिकल की शेप के, पार्टिकल शेप वो साइज था बेटा, कंफ्यूज मत होना, ये पार्टिकल शेप की बात कर रहे हैं। एस, शेप ऑफ द पार्टिकल पे कैसी प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली या इनवर्सली? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस स्क्वायर। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द शेप ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर टाइम्स ऑफ इट्स शेप। क्लियर हो गया? कहां से आया ये? लॉर्डन्स इक्वेशन पढ़ी थी हमने, लॉग के एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एन। तो के 1 अपॉन में एस स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 अपॉन में एस स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी पार्टिकल शेप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ इट्स पार्टिकल शेप। तो इसमें एक पॉइंट लिख दीजिएगा, इसमें एक पॉइंट लिख दीजिएगा। वो पॉइंट क्या है? इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया। किस टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करते हैं? इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो उसके अकॉर्डिंग 1 अपॉन में एस स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी बात लिखिएगा, एंगुलर पार्टिकल हैव, एंगुलर पार्टिकल हैव ग्रेटर या उससे मोर स्पेसिफिक सरफेस एरिया, मोर स्पेसिफिक सरफेस एरिया, angular particle have more specific surface area than the rounded particle। राउंडेड पार्टिकल के corresponding एंगुलर पार्टिकल का स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसलिए तो एंगुलर अगर राउंडेड में देखा जाए तो परमेबिलिटी किसमें ज्यादा होती है? राउंडेड में, क्योंकि सर इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होता है। अब रिलेट कर पाए इस बातों को? अब इन बातों को रिलेट कर पाए या नहीं? यस, वेरी गुड। तो नोट करो फिर, तो कैसे हो रहा है स्पेसिफिक सरफेस? हमने दो एग्जांपल लिए, एक तो एंगुलर ले लिया, और दूसरा हमने कौन सा ले लिया? दूसरा हमने राउंड ले लिया। एंगुलर पार्टिकल है तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होगा सर? ऑब्वियस क्या, ज्यादा होगा, किसके करस्पॉन्डिंग? राउंडेड से, तभी तो होता है। अगर स्पेसिफिक सरफेस राउंडेड का कम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल परमिटिविटी क्या होगी सर? ज्यादा होगी। तो ज्यादा होती है, ज्यादा होती है।
हो गया नोट? यस, वेरी गुड। अब आते हैं अपन लास्ट जो फैक्टर है, वो है आपका एब्जॉर्ब्ड वाटर। नाइन्थ इज एब्जॉर्ब्ड वाटर। एब्जॉर्ब्ड वाटर की बात करें तो क्या होगा, परमेबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बताइएगा। अब तक तो रिफाइन हो चुके होंगे आप, बताइएगा। अगर एब्जॉर्ब्ड वाटर है तो परमेबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, सोचिए। एब्जॉर्ब्ड वाटर है तो परमेबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, जल्दी बताइए। इंक्रीज कैसे होगी बेटा? एब्जॉर्ब का मतलब होता है, एब्जॉर्ब की जगह आप लिखो एडजॉर्ब, लिखो ना, एडजॉर्ब्ड। एडजॉर्ब्ड सरफेस वाला है ये, ए बी की जगह ये ए डी है। एडजॉर्ब्ड वाटर, एडजॉर्ब वाटर से क्या होगा, एक फिल्म बन जाती है। एडजॉर्ब वाटर क्या होगा, एक फिल्म बन जाएगा, तो फ्लो एरिया को रिड्यूस कर देगा। वो स्ट्रांगली अटैच्ड होगा हर एक सॉइल पार्टिकल के ऊपर, तो फ्लो एरिया को रिड्यूस कर देगा। फ्लो एरिया अगर रिड्यूस हुआ तो ऑब्वियसली परमेबिलिटी क्या होगी सर, डिक्रीज होगी। अब आ गया, एडजॉर्ब वाटर है ये, ठीक है, लिखिएगा इसके अंदर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एडजॉर्ब वाटर और फिल्म वाटर, वाटर और फिल्म वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर पढ़ा था ना, फिल्म वाटर वही वाला। एडजॉर्ब वाटर और फिल्म वाटर विच इज स्ट्रांगली अटैच्ड टू दी, which is strongly attached to the attached to the soil solids and reduce and reduces flow area available for phases. Reduce flow area available for passage. Flow area available for passage of water. Passage of water, which reduce permeability to some extent, which reduces the permeability टू सम एक्सटेंट, तो कुछ हद तक, टू ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कुछ इफेक्ट पड़ेगा, सम एक्सटेंट विच रिड्यूस द परमेबिलिटी टू सम एक्सटेंट। तो क्या होगा कि सर ये जो सॉइल पार्टिकल है, इस सॉइल पार्टिकल के चारों तरफ एक वाटर एक फिल्म बना लेगा। तो उसके वाटर की फिल्म बनाने से होगा क्या कि सर ये दो मॉलिक्यूल है, सपोज करिए दो मॉलिक्यूल है और इसने क्या कर दिया, फिल्म बना दिया, तो इसका पहले जो फ्लो एरिया था वो ये था, बट फिल्म बनाने का फ्लो एरिया क्या हो गया सर, रिड्यूस हो गया। अगर फ्लो एरिया रिड्यूस होगा तो ऑब्वियस सी बात है परमेबिलिटी भी क्या होगी, रिड्यूस होगी कि नहीं होगी। जितना इनके बीच का एरिया कम होगा, परमेबिलिटी भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। नोट करिएगा। नोट करके डन करिएगा। फिर अपन आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। देन वेरी गुड। अब देखिएगा, परमेबिलिटी हो गया,
अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 या यूनिट नंबर 6, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड सीपेज एनालिसिस। क्या है? यूनिट नंबर 6 इज इफेक्टिव स्ट्रेस एंड सीपेज एनालिसिस। इफेक्टिव स्ट्रेस एंड सीपेज एनालिसिस, इसको थोड़ा सा अपन डील करते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस और सीपेज एनालिसिस की बात करें तो इफेक्टिव स्ट्रेस एक ऐसा पैरामीटर है विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली। उसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको रिलेशनशिप से कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर हमें इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर को माइनस करना होगा, तब जाके इफेक्टिव स्ट्रेस निकलेगा। तो किसी भी सॉइल का इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए सर? पहले टोटल स्ट्रेस, फिर पोर वाटर प्रेशर, तब जाके हम क्या निकाल पाएंगे? इफेक्टिव स्ट्रेस। तो ऐसे ही अलग अलग कंडीशंस होंगी जिसके अंदर आपको इफेक्टिव स्ट्रेस का एनालिसिस पूछेगा कि इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तीन चीजें पढ़नी होगी: टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर एंड देन इफेक्टिव स्ट्रेस। फिर उसके बाद में कंडीशंस जब होगी तो उसके अंदर क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर भी होगा, पॉजिटिव प्रेशर भी होगा। तो वो चीजें थोड़ी आपको देखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक, और उस फर्स्ट टॉपिक को लिखोगे क्या चीज है? टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। टोटल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। टोटल स्ट्रेस क्या होता है? किसी भी पॉइंट ऑफ सॉइल मास पे अगर हमें टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो उस पॉइंट से ऊपर जितनी भी सॉइल है इट विल एक्सर्ट अ प्रेशर, और वो जो स्ट्रेस लगाएंगी वो कौन सा होगा? टोटल स्ट्रेस कहलाएगा। अगर उस पे ओवरबर्डन प्रेशर है तो वो भी कैलकुलेट होगा, अगर है तो, नहीं है तो नहीं होगा। अगर है तो ओवरबर्डन प्रेशर भी कैलकुलेट होगा। तो जिस भी पॉइंट पे हमें टोटल स्ट्रेस निकालना है तो उस पॉइंट से ऊपर जो भी सॉइल है it will exert a pressure, it is known as the total stress, उसे हम total stress कहेंगे। ठीक है? देखिएगा इसमें total stress at any point, total stress at any point is due to is due to the self weight of the self weight of soil above that point, soil above that point, उस पॉइंट से ऊपर जो भी सॉइल है वो क्या करेगी? एक सेल्फ वेट एक्सर्ट करेगी। प्लस एक चीज और ऐड कर रहे हैं, ये एक्सेप्शन होगा जब अगर आपका क्या हो? ओवरबर्डन प्रेशर भी हो। प्लस ओवर बर्डन प्रेशर इफ इट एग्जिस्ट। कब लेंगे? जब ओवरबर्डन प्रेशर एग्जिस्ट होगा तब, अगर नहीं है तो वेट ऑफ द सॉइल लेंगे उस पॉइंट से ऊपर। फॉर्मूला की बात करें तो सिग्मा इज इक्वल टू गामा, गामा इंटू एच। गामा क्या है? यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, एच इज द हाइट ऑफ द सॉइल। यूनिट वेट सॉइल का और हाइट सॉइल की। सॉइल की बात करें तो सॉइल का यूनिट वर्ड आएगा और सॉइल की हाइट आएगी। क्लियर हुआ?
नोट करेगा, टोटल स्ट्रेस, किसी भी पॉइंट पर टोटल स्ट्रेस निकालना है तो सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल अबाउट दैट पॉइंट, उस पॉइंट से ऊपर जो भी सॉइल है उसका सेल्फ वेट कंसिडर किया जाएगा। और अगर ओवरबर्डन प्रेशर है तो वो भी ऐड होगा, इफ इट एग्जिस्ट। नहीं है तो उसको क्या करना है, जीरो लिखना है, अगर है तो उसको नोट करिएगा। सिग्मा इज इक्वल टू गामा इंटू एच, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल एंड हाइट ऑफ द सॉइल। अब इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। डन, वेरी गुड। देखिए न्यूमेरिकल है, एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल बोल सकते हैं, थोड़ा सा एक कंसेप्ट की बात करें। यहाँ पे हमने एक ये एक सेक्शन बना रहा हूं मैं आपके सामने, ये 11 22 ये 33 और ये 44। ये क्या है आपका, एक ग्राउंड लेवल है। ठीक है, इस ग्राउंड लेवल के अलग अलग सेक्शन है, 11 22 33 एंड 44। अब मैं बात करूं इस टॉप प्रोफाइल की, तो इस सॉइल का यूनिट वेट है गामा वन, इसका यूनिट वेट है गामा टू, इसका यूनिट वेट है गामा थ्री। अगर इसकी बात बात करूं तो इसकी हाइट है H1, इसकी हाइट है H2 और इसकी हाइट है H3। क्लियर, समझ में आया कि हमने सेक्शन लिया एक सॉइल मास का जिसके अंदर तीन अलग अलग टाइप की सॉइल है। फर्स्ट का यूनिट वेट गामा वन, सेकंड का गामा टू, थर्ड का गामा थ्री। उसके थिकनेस कुछ H1 है, अगर बात करें 2 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये 2.5 मीटर है, तो ये H1 H2 H3। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो डायग्राम ड्रॉ कर लो। वेरी गुड। अब देखिए कैलकुलेट क्या करना है, टोटल स्ट्रेस मीन्स सिग्मा एट सेक्शन वन वन, सिग्मा एट सेक्शन टू टू, सिग्मा एट सेक्शन थ्री थ्री एंड सिग्मा एट सेक्शन फोर फोर। यही तो निकालना है। अगर ये आपने निकाल लिया इट मीन्स आपका कंसेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। बताइएगा, सबसे फर्स्ट सेक्शन वन वन पे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, सेक्शन वन वन पे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, जीरो। वेरी गुड श्रेया, जीरो, वेरी गुड, जीरो। क्यों, बिकॉज सर इसके ऊपर कोई सॉइल ही नहीं। भाई क्या बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे अगर आपको इस टोटल स्ट्रेस निकालना तो उस पॉइंट से ऊपर अगर सॉइल है या ओवरबर्डन प्रेशर है तो वो कैलकुलेट करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे वन वन तो ग्राउंड लेवल है, इसके ऊपर तो कोई सॉइल ही नहीं है, जीरो। टू टू सेक्शन पे कितना होगा, टू टू सेक्शन पे कितना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस टू टू सेक्शन पे गामा वन H1 होगा, वेरी गुड, गामा वन होगा बेटा, यहाँ पे होगा गामा वन H1। इस तृतीय सेक्शन की बात करें तो प्लस गामा टू H2, यहाँ पे होगा गामा वन H1 गामा टू H2। अगर थ्री छोड़ सकते हैं, गामा वन H1 गामा टू H2 एंड गामा थ्री H3। अब क्लियर हुआ। क्लियर हुआ, बताओ। तो ये टोटल स्ट्रेस निकालने का तरीका है, ये कुछ एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया है। अब ये क्लियर है, आगे जो क्वेश्चन आपके आएंगे तो बात करें, ये हार्ट है आपका इस चैप्टर का, टोटल स्ट्रेस और पोर्टर प्रेशर। अगर आप ये सीख गए तो इफेक्टिव स्ट्रेस तो डायरेक्टली कैलकुलेट करते नहीं, उन्हीं का डिफरेंस से कैलकुलेट करते हैं। बस ये दो पैरामीटर आपको सीखने हैं, इनका कंसेप्ट सीखना है। अगर आप ये सीख गए तो फिर आगे क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सारे आपसे क्वेश्चन इजीली
हो जाएंगे। जिस भी पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस निकालना है उस पॉइंट से ऊपर जो सॉइल है उसका सेल्फ वेट आएगा, मतलब गामा इंटू एच। अब अगर फोर्थ की बात करें तो फोर के ऊपर सर तीन सॉइल थी। फर्स्ट थी सॉइल नंबर 1, 2 और 3, जिसका था गामा 1, हाइट थी H1, तो गामा 1 H1 भी इस पे क्या लगा रही है, टोटल स्ट्रेस। गामा 2 H2 भी लगा रही है और गामा 3 H3 भी लगा रही है इसके ऊपर। तीनों क्या कर रही है, टोटल स्ट्रेस एक्सर्ट कर रही है। अब आते हैं पोर वाटर प्रेशर पे। नेक्स्ट इज, नोट करिएगा, सेकंड हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी इज पोर वाटर प्रेशर, जिसे क्या कहते हैं, न्यूट्रल स्ट्रेच भी कहते हैं। न्यूट्रल स्ट्रेच भी कहते हैं। न्यूट्रल स्ट्रेच, इसका सिंबल होता है यू, स्मॉल यू, इट इज डिनोटेड बाय अ सिंबल स्मॉल यू। अब नाम ही क्या है, पोर वाटर प्रेशर। द प्रेशर विच इज exerted by the water present in the voids of the soil mass is known as pore water pressure। मतलब पोर्स के अंदर जो वाटर है दे विल एक्सर्ट अ प्रेशर ओवर द सॉइल मॉलिक्यूल और सॉइल मास, दिस प्रेशर इज टर्म्ड एज पोर वाटर प्रेशर। समझ में आ गई डेफिनेशन इसकी, समझ में आ गई डेफिनेशन इसकी कि पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, कि वॉइड्स के अंदर फिल वाटर, these water will exert a pressure over the soil molecule and it is known as pore water pressure। तो यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे it is a pressure exerted by the pore water, it is the pressure exerted by the pore water, pressure exerted by the pore water filled in the voids of the soil structure, filled in the voids of the soil structure, voids of the soil structure। ठीक है। फॉर्मूला अगर बात करें, U इज इक्वल टू पोर वाटर, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर भी आएगा और हाइट भी किसकी आएगी, वाटर की। तो यहाँ गलती मत कर देना, यहाँ ये ध्यान रखना कि जहां पे पोर वाटर प्रेशर बोलेगा वहां पे यूनिट वेट भी वाटर का और हाइट भी वाटर की आएगी। अगर वाटर की हाइट नहीं है तो फिर वहां पे वाटर प्रेशर क्या होगा सर, जीरो। भाई यूनिट वेट तो होगा ही ना वाटर का, 9.81 होता है। पर अगर बात हो रही है हाइट की, जहां पे हाइट नहीं है वाटर की वहां पे एच को जीरो पुट करते वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट विल प्योरली डिपेंड्स अपॉन दी हाइट ऑफ द वाटर, it is purely depending upon the height of the water। formula U is equals to gamma into HW। डन, वेरी गुड। अब आते हैं अपन इसको भी थोड़ा सा देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब मैं आपको अगेन एक डायग्राम ड्रॉ करना है अपने को। भाई हमने एक थ्री टाइप ऑफ सॉइल ली, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये सेक्शन है 1 1, ये सेक्शन है 2 2, ये सेक्शन है 3 3 और ये सेक्शन है 4 4। अब एक सर्टेन डेप्थ पे क्या अवेलेबल है सर, वाटर टेबल अवेलेबल है। एक सर्टेन डेप्थ पे वाटर टेबल अवेलेबल है। वो सर्टेन डेप्थ कौन सी है, हमने बोल दिया सर यहाँ पे हमारी वाटर टेबल है, किसी ग्राउंड से कुछ डेप्थ पे वाटर टेबल हमारी अवेलेबल है। क्लियर हुआ, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ से किसी सर्टेन डेप्थ वाटर अवेलेबल है। यहाँ की जो हाइट है वो है आपकी H1,
H1 डेप्थ पे, ये H2 डेप्थ की सॉइल है और ये H3 डेप्थ की सॉइल है। यहाँ पे यूनिट वेट जो है वो गामा डी ड्राई यूनिट वेट है, यहाँ पे सैचुरेटेड है, यहाँ पे सैचुरेटेड है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब आपको क्या बताना है? आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और सारे आंसर आपके आने चाहिए। पोर्टर प्रेशर एट सेक्शन 11, पोर्टर प्रेशर एट सेक्शन 22, पोर्टर प्रेशर एट सेक्शन 33, पोर्टर प्रेशर एट सेक्शन 44। कमेंट बॉक्स में एक साथ कमेंट करने हैं, या फिर चाहो तो एक के बाद एक कमेंट कर दो, या फिर कॉमा लगा के एक साथ कमेंट कर दो। वैल्यू बताओगे कि ग्राउंड लेवल जो है सेक्शन 11 पे पोर वाटर प्रेशर कितना होगा। ग्राउंड लेवल पे एट द सेक्शन 11 द वैल्यू ऑफ पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल्स टू हाउ मच? जीरो। वेरी गुड, वेरी गुड। एट सेक्शन 2 एट अ डेप्थ H1, जो सेक्शन 22 है वो H1 डेप्थ पर प्रेजेंट है, तो उससे बताइएगा सेक्शन 22 पे, और जिसको बोलते हैं वाटर टेबल, वाटर प्रेशर कितना होगा? गामा 1 H1। यही तो गलती कर दी, यही तो गलती कर दी। चलिए कोई बात नहीं। थर्ड पे बताइए, एट सेक्शन 33 पे कितना होगा? एट सेक्शन 33 पे कितना होगा? सेकंड गलत है बेटा श्रेया आपका, कोई बात नहीं। थर्ड बताइए, एट सेक्शन 33 पे कितना होगा? क्या सोचने लग गए? वो मैं बता दूंगा आपको। करेक्ट, उसका डायरेक्शन ना लो, टू वाला। सुनो, मैंने आपको पहले ही बोला है और स्पेशली कहा है कि जो पोर वाटर प्रेशर होगा उसमें एक तो यूनिट वेट ऑफ वाटर आएगा, तो गामा सैचुरेटेड गामा ड्राई की तो कहानी नहीं आ रही, ठीक है। और हाइट भी जो आएगा वो वाटर की आएगी। डन है? तो यही आपने सोचा नहीं थोड़ा सा। ग्राउंड वाटर पे सर वाटर नहीं है तो जीरो कह सकते हैं। यहाँ पे गामा डब्ल्यू इनटू एच, यहाँ पे एच वाटर टेबल पे, वाटर टेबल से वाटर टेबल पे हाइट अगर बात करें तो जीरो होती है, तो एच जीरो हो जाएगा, एच डब्ल्यू जीरो हो जाएगा। तो वाटर टेबल पे जीरो, तो ये क्वेश्चन पूछता है कई बार कि वाटर टेबल पे क्या होता है, तो ऑलवेज वाटर टेबल पे वाटर प्रेशर क्या होगा? जीरो होगा। रीजन समझ में आया? रीजन समझ में आया क्यों जीरो होगा? बिकॉज सर वाटर वाटर चालू हो रहा है, वाटर टेबल पर यहाँ पे जीरो है। मैं बात करूंगी प्रेशर पॉइंट की बात, गामा डब्ल्यू इंटू एच क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा बेटा। तो आपको वो गलत है सेकंड। तो देखिए, आप गलत डायरेक्शन में चले गए। वाटर प्रेशर की बात करें तो गामा डब्ल्यू आना ही आना है। अब यहाँ पे हाइट क्या आएगी? यहाँ पे H2 आ जाएगा, यहाँ पे H2 आ जाएगा। फिर अगर बात करें फोर्थ सेक्शन पे, तो गामा डब्ल्यू आना है, यूनिट वेट ऑफ वाटर की, वाटर प्रेशर की बात करें, एच कितना आ जाएगा? सर ये H2 प्लस H3 हो जाएगा। क्लियर है? अब बताओ, अब क्लियर है? अब क्लियर है तो बताओ, कोई डाउट है? क्या कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बताओ, और क्लियर है तो भी बताओ।
वेरी गुड, डन हो गया सबको, सब कुछ क्लियर है आपको। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे हमने पढ़ लिया टोटल प्रेशर, वाटर प्रेशर। अब आते हैं अपन इफेक्टिव स्ट्रेस पे। सबसे पहले इफेक्टिव स्ट्रेस जो है ये डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकता। सिग्मा बार इट इज नॉट कैलकुलेट डायरेक्टली, तो इसको रिलेशनशिप से कैलकुलेट करना पड़ता है। और रिलेशनशिप कौन सी? इफेक्टिव स्ट्रेस इज द डिफरेंस ऑफ टोटल स्ट्रेस माइनस पोर्टर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस को पोर्टर प्रेशर से माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? इफेक्टिव स्ट्रेस निकल जाएगा। तो लिखिएगा इसके अंदर इफेक्टिव स्ट्रेस में, इफेक्टिव स्ट्रेस इन सॉइल इज अ ग्रेन टू ग्रेन, इफेक्टिव stress in a soil is a grain to grain contact pressure, grain to grain contact pressure which a soil particle can exhibit, which a soil which a soil particle can exhibit। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? सॉइल के ग्रेन से ग्रेन के बीच में जो कांटेक्ट होता है, ये दो सॉइल है, इनके बीच में कांटेक्ट प्रेशर जो होता है, या इनके बीच में जो कांटेक्ट है, ये एक ग्रेन से दूसरे ग्रेन पर ट्रांसफर करते हैं। दिस इज कॉल्ड द इफेक्टिव स्ट्रेस। ये ग्रेन टू ग्रेन होता है। इफेक्टिव स्ट्रेस इन अ सॉइल इज अ ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट प्रेशर व्हिच अ सॉइल पार्टिकल कैन एग्जिबिट। एक सॉइल पार्टिकल दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा नेक्स्ट पे लगा रहा है, वो फिर नेक्स्ट पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, सभी क्या है? ये आपका है इफेक्टिव स्ट्रेस। आया समझ में? देखिएगा, इट इज नॉट अ फिजिकल पैरामीटर एंड कैन नॉट बी मेजर। इट इज not a physical parameter and cannot be measured directly, cannot be measured डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसको याद रखिएगा। कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, एक फिजिकल पैरामीटर है, डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, रिलेशनशिप से मेजर होगा। रिलेशनशिप क्या है कि इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस टोटल प्रेशर। यहां से इफेक्टिव स्ट्रेस निकलता है। टोटल स्ट्रेस निकाल लिया अपन ने फर्स्ट पॉइंट में, टोटल प्रेशर निकाल लिया सेकंड पॉइंट में, दोनों का डिफरेंस किया तो सिग्मा बार आ गया इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, नोट करिएगा, दोनों का डिफरेंस किया तो क्या आ गया? इफेक्टिव स्ट्रेस आ गया। नोट करिएगा और नोट करके डन करिएगा। इफेक्टिव स्ट्रेस समझ में आया? इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? सॉइल के ग्रेन टू ग्रेन के बीच में जो कांटेक्ट प्रेशर होता है उसे बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। तो ये डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते कि रिलेटिव पैरामीटर है, इसको रिलेशनशिप से कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेशनशिप क्या है? सिग्मा बार जो है सिग्मा माइनस यू, मतलब टोटल स्ट्रेस माइनस टोटल प्रेशर। अब एक चीज पता होनी चाहिए, जब आपका इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो सॉइल में क्या क्या चेंजेस होंगे? नोट हो गया, वेरी गुड। अगर आपका इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो सॉइल में क्या क्या चेंज होंगे? इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो वॉइड रेशो कम होगा, परमेबिलिटी कम होगी,
पोरोसिटी कम होगी, बढ़ेगा क्या, आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बियरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ये सभी चीजें। तो एक पॉइंट और लिख लीजिए, बेसिक सा है, क्या आपको पता होना चाहिए। इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस causes the particle to pack, causes the particle to pack more closely। इफेक्टिव स्ट्रेस अगर इंक्रीज होता है तो पार्टिकल एक दूसरे से और नजदीक आएंगे, मोर कॉम्पैक्ट होगा, पार्टिकल पैक होंगे मोर क्लोजली, देयरफॉर डिक्रीज इन, उससे क्या होगा, डिक्रीज इन वॉइड रेशियो, कॉमा वॉइड रेशियो, कॉमा पोरोसिटी, कॉमा परमिएबिलिटी, है ना, एंड इंक्रीजेस बियरिंग कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, या बोल दीजिए बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी और स्टेबिलिटी, ये सब क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस को इंक्रीज किया तो पार्टिकल कम्स टुगेदर एंड पैक मोर क्लोजली, और मोर क्लोजली पैक होने से क्या होता है, वॉइड रेशियो कम, परमेबिलिटी कम, पोरोसिटी कम, स्ट्रेंथ ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा, ये सब प्रॉपर्टी बढ़ेगी और ये सब प्रॉपर्टी आपकी डिक्रीज होंगी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी भी कम हो जाएगी, कंप्रेसिबिलिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, डन, वेरी गुड। अब आते हैं कैपिलरी प्रेशर, ये आखिरी कंसेप्ट है, फिर हम आ जाएंगे न्यूमेरिकल पे। कंसेप्ट समझना है हमारे को। कहाँ चले गए अपन, कैपिलरी प्रेशर। पहली बात तो कैपिलरी क्या होता है, थिन जो ट्यूब्स होती है एफएम के, तो उसे हम बोलते हैं कैपिलरी। इसमें वाटर क्या करता है, राइज करता है। कैपिलरी प्रेशर या कैपिलरिटी प्रेशर की, तो कैपिलरी वाटर भी हमने पढ़ा था, फ्री वाटर हुआ, कैपिलरी वाटर हुआ, ठीक है, और ग्रेविटी वाटर जिसको फ्री वाटर, कैपिलरी, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, स्ट्रक्चरल वाटर, सारे हमने पढ़े थे। तो कैपिलरी वाटर क्या होता है, इट इज राइज अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट राइज करेगा, वाटर टेबल के अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे अगर आपने बताया कि रूट जो है, वो रूट कौन सा वाटर यूज करती है फॉर देयर ग्रोथ, तो कैपिलरी वाटर यूज करती है, जो कैपिलरी के अंदर वाटर टेबल तो बहुत नीचे होती है, ठीक है, फिर भी क्या है, प्लांट ग्रो कर रहा है, तो वाटर कौन सा ले रहा है, वो कैपिलरी वाटर ले रहा है। तो कैपिलरी प्रेशर की बात करेंगे, तो कैपिलरी प्रेशर कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो उसको हमें देखना है थोड़ा सा, तो नोट करिएगा इसके अंदर, कैपिलरी प्रेशर के अंदर कैपिलरी वाटर राइजेस अगेंस्ट द ग्रेविटी, कैपिलरी वाटर राइजेस
against the gravity and is held by the surface tension and is held by the surface tension। और सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, वो उसके अंदर रुका हुआ होता है उस कैपिलरी के अंदर। तो सॉइल मास में भी क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं, फाइन वॉइड्स होते हैं जिसके थ्रू वाटर अपर डायरेक्शन में राइज करता है और वो वहां पे स्टेबल हो जाता है ड्यू टू दी एक्शन ऑफ सरफेस टेंशन की वजह से। देयरफॉर कैपिलरी वाटर एक्सर्ट अ देयरफॉर कैपिलरी वाटर exert a tensile force। कैसा फोर्स एक्सर्ट करेंगे, therefore capillary water exert a tensile force on soil soil and and resulting नेगेटिव प्रेशर। उसके कारण क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर होगा, रिजल्टिंग नेगेटिव प्रेशर ऑफ ऑफ वाटर कॉल्ड कैपिलरी कैपिलरी प्रेशर। उसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरी प्रेशर कहते हैं। तो कैपिलरीज के अंदर वाटर है, दे विल एक्सर्ट अ प्रेशर ओवर द सॉइल मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज कैपिलरी प्रेशर। तो पोर प्रेशर और कैपिलरी प्रेशर में क्या डिफरेंस है, पोर प्रेशर पॉजिटिव होता है, कैपिलरी प्रेशर नेगेटिव होता है, क्योंकि वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में होता है, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है। ठीक है, नोट करिएगा। नोट करिए और नोट करके डन करिएगा। जो लाइन लिखी है समझ में आई आपको, ये कैपिलरी वाटर जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट राइज करेगा और ये हेल्ड होगा बाय द सरफेस टेंशन बाय द सरफेस टेंशन और इट विल एक्सर्ट अ प्रेशर। और कैसा, अगेंस्ट दी तो नेगेटिव प्रेशर होगा। ठीक है, टेंसाइल फोर्स वाला रिजल्टिंग नेगेटिव प्रेशर ऑफ वाटर इज नोन एज कैपिलरी प्रेशर। नोट करके डन करिए। वेरी गुड। तो लास्ट एक इसका कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर अपन इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, लास्ट कंसेप्ट क्या है आपका, वो देखिए। एक सॉइल मास है और यह आपका क्या है, ये वाटर टेबल है, वाटर टेबल है। ग्राउंड सरफेस तो ऊपर है, इसके भी ऊपर ग्राउंड सरफेस है। यह है जेड सी डेप्थ और यह है जेड। हमने क्या कहा, यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया, इसे बोलते हैं पोर प्रेशर डायग्राम। क्या कहते हैं, पोर प्रेशर डायग्राम कहते हैं। ये हमने पोर प्रेशर डायग्राम अब यहाँ पे बनाया। अब यहाँ क्या देगा कि ड्यू टू कैपिलरिटी वाटर हेल्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो अपर डायरेक्शन में गया, अपवर्ड गया तो टेंसाइल फोर्स लगाया, तो यहाँ पे जो पोर प्रेशर होगा ये क्या होगा, माइनस गामा डब्ल्यू, इंटू हाइट कितनी, जेड सी। और यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर जो हम देखते हैं, डेप्थ और यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो गामा डब्ल्यू इंटू जेड। क्लियर हुआ, गामा डब्ल्यू इंटू जेड। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर शो हो रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर शो हो रहा है, क्योंकि ये टेंसाइल डायरेक्शन में ले जा रहा है, क्योंकि वाटर इसके अंदर कहाँ मूव कर रहा है, इन कैपिलरीज में मूव कर रहा है अपर डायरेक्शन के अंदर, इसलिए नेगेटिव शो कर रहा है। तो वाटर टेबल या बात करें कैपिलरी जोन,
ये क्या हो गया आपका, एक कैपिलरी जोन बात कर रहे हैं। अगर कैपिलरी जोन के अंदर वाटर कैसा होगा, इन टेंशन होगा, और कैपिलरी जोन में प्रेशर कैसा होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है। इससे डायरेक्ट जो आपका प्रेशर डायग्राम है वो एक्सिस से पीछे बना, पॉजिटिव है तो एक्सिस से आगे बना। तो नेगेटिव और पॉजिटिव कहीं ना कहीं तो ये क्रॉस करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर मैं बोल रहा हूँ -2 है और एक +5 है, तो -2 से -1 0 1 2 3 4 5 ये ऐसा गया, तो जीरो कहीं ना कहीं तो आया। तो यहाँ पे जीरो हुआ, मतलब हमें पता है कि वाटर टेबल पे वाटर प्रेशर क्या होता है, जीरो होता है। तो हमें पता है कि नहीं पता, तो 3 प्रेशर लिखे, 1 2 और 3, 1 2 और 3, क्लियर हुआ। ये 3 प्रेशर लिखे, यहाँ पे वाटर टेबल पे जीरो, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, नोट कर लीजिए। और आज का सेशन अपन यहीं पे ओवर करते हैं, और नेक्स्ट जब भी आपकी क्लास होगी तो अपन करेंगे इसके ऊपर पे न्यूमेरिकल, ठीक। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, इट इज वाटर विच इज हेल्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट हेल्ड करेगा, अपर डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव होगा। यहाँ पे नेगेटिव, ये एक्सिस से पीछे नेगेटिव, एक्सिस से आगे पॉजिटिव, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में आप इफेक्टिव स्ट्रेस के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में बता दीजिएगा कौन सा टॉपिक है अपना, इफेक्टिव स्ट्रेस न्यूमेरिकल। गुड बाय।